चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक डाल देता हूँ मैसेज पे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो हमारे जो इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं। पहला हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरे हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरे हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन। फोर्थ हेड हमारा क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इन चारों इनकम को छोड़ के जो बाकी इनकम बच गई हैं, इन चारों इनकम को छोड़ के बाकी जो इनकम बच गई हैं वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हमारे सिलेबस में ये 5 हेड हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, मेन हेड है, ठीक है। मेन हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें क्या मिलती है? उन्हें मिलती है सैलरी पर मंथ मिलती है। तो उन्होंने पूरे साल में उनको सैलरी कितनी मिली, उसका टैक्स कहाँ पे होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। यानी जो लोग जॉब करते हैं उनकी इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। जिनके पास मोर देन वन हाउस है, जिनके पास मोर देन वन हाउस है, अगर वो हाउस उन्होंने रेंट पे दिए हैं, ठीक है, उस रेंट से होने वाली इनकम पे टैक्स कहाँ पे लिया जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मैंने क्या बोला? मोर देन वन हाउस। सब मोर देन वन क्यों बोला? अरे भाई एक हाउस में खुद रहेगा ना वो, कि अपना घर छोड़ के, घर जो खुद का घर है वो रेंट पे दे देगा और खुद के लोड पे रहेगा क्या वो? कम से कम एक घर तो खुद का ही होगा ना। बाकी और जो घर वो लेगा वो किस पे देगा? रेंट पे देगा। इसलिए बोला मोर देन वन हाउस। यानी एक हाउस क्या होगा? खुद का होगा, उसे बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, जहां वो खुद रहता है, जहां उसकी फैमिली खुद रहेगी, ठीक है। उस पर कोई रेंट इनकम नहीं होगा। दूसरा हाउस जो उसने किसी को रेंट पे दिया है, उस रेंट पे इनकम होगी। जो रेंट उसको मंथली मिलता है ना, वो उसके लिए इनकम है, नहीं है? तो वो इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अभी हम पीजी बात नहीं करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं वो कहाँ आएंगे? पीजीपी में आएंगे। जो लोग कोई अपनी असेट बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो कहाँ जाएंगे? कैपिटल गेन में। बाकी जो इनकम बची कहाँ जाएंगी? अदर सोर्स में, ठीक है। तो ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तब बताएंगे। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हाउस प्रॉपर्टी पे। तो मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में सब सिखा दिया। क्या क्या सिखा दिया? क्या क्या टैक्स होता है, परक्यूट क्या होते हैं, ठीक है, कार फैसिलिटी क्या होती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है, हाउस एंड अलाउंस क्या होता है, सब सिखा दिया मैंने आपको। सिर्फ मैंने आपको 2 चीज नहीं सिखाई, पेंशन और ग्रेजुटी, वो मैं आपको एंड में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा समझ लेना, बहुत ही इजी है। आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का आएगा इंटरनल में, और 10 मार्क्स का आएगा एक्सटर्नल में। जिनका एक्सटर्नल है उनका 10 मार्क्स का आएगा, जिनका इंटरनल है उनका कितना मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का आएगा। और मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ 5 मिनट्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी है हाउस प्रॉपर्टी, बस थोड़ा ध्यान देना है। अगर भटक गए तो फिर काम से गए, ठीक है। तो सुनो मेरी बात। आज हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें 6 सेक्शन है। पहला सेक्शन, पहला क्या है? सेक्शन नंबर 22। ये क्या बोलता है? ये बोलता है चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। सेक्शन नंबर 23 ये क्या बोलता है? एनुअल वैल्यू, ठीक है। सेक्शन नंबर 24 ये क्या बोलता है? ये बताता है डिडक्शन के बारे में, मतलब आपको टैक्स में कितनी डिडक्शन मिलेगी वो बताता है। सेक्शन 25, सेक्शन 25 बताता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और 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 एरियर ऑफ वैकेंसी, एरियर ऑफ वैकेंसी। ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। हर सेक्शन में आपको सिखाऊंगा। कैमरा हिल रहा है बहुत, ओके, सॉरी सॉरी। क्या है ना, एक मिनट को मैं सेटिंग करना भूल गया आज। होल्ड करना 1 सेकेंड, अब नहीं हिलेगा। चलो
थोड़ा और दूर जाओ तुम। बस 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 बस। ठीक है, चलो। तो देखो, अब बहुत ही कम हिलेगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ कैमरा हिल रहा है तो आपकी आंखें भी हिल रही होंगी, सॉरी। यहाँ ठीक है। सेक्शन नंबर 22 क्या आता है? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 23 क्या आता है? एनुअल वैल्यू। हम कर क्या रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड। ठीक है, सेक्शन कितने दिए? 6 दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ आता है सेक्शन 26। क्या जाता है? को ऑनरशिप। फोर्थ वाला सेक्शन सेक्शन 25 बोलता है किसके बारे में? आता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड एंड। अभी मैंने आपका मीनिंग नहीं बताया है, मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूँ। ये सब हम बहुत ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक के नाम है। हम पहले आपको सिखाएंगे चार सेक्शन क्या होता है, फिर आपको सिखाएंगे एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एनुअल वैल्यू होती क्या है, फिर आपको सिखाएंगे डिडक्शन, फिर आपको सिखाएंगे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 26 को ओनरशिप, मतलब एक घर के एक से ज्यादा ओनर, तो उसमें कैसे टैक्स निकालेंगे हम आपको वो सिखाएंगे। सेक्शन नंबर 6 हम आपको सिखाएंगे डीम ओनरशिप। बस ये लास्ट सेक्शन है। सेक्शन नंबर ये है 27, ये लास्ट सेक्शन है। आईएमपी आपके राइट शॉर्ट नोट्स में आता है, 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल तो नहीं आने वाला, ठीक है। प्रैक्टिकल सेक्शन में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के, वो एनुअल वैल्यू का आएगा सिर्फ। सेक्शन 23 वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी भी है, सिर्फ इस पे 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर थ्योरी में आएगा तो क्या आएगा? सिर्फ डीम ओनरशिप। मैं पुणे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 मार्क्स का अगर आपका आ सकता है तो, अगर आएगा तो, बाकी कुछ भी नहीं आने वाला। 8 मार्क्स का क्या आएगा? एनुअल वैल्यू। बाकी जरूरी है, बेसिक के लिए तो सब जरूरी है ना, वरना आपको सब पता ही नहीं कैसे कर पाओगे आंसर। तो आप हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इनकम टैक्स अगर जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग कौन सी इनकम टैक्स होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? इसलिए साफ साफ क्या दिया गया है? चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स कहना चाह रहा है अगर ये हमारे इस सेक्शन में आएगा तो इसकी इनकम कहां टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम हाउस बट्टी, उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। मतलब इस इनकम पे ये इनकम चार्ज होगा, तो वो पढ़ते हैं लोग चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। तो अब पहला सेक्शन हमारा क्या है? सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। फिर से बोल देता हूं मैं एक बार और, ये 6 सेक्शन हमको पढ़ने हैं। ये 6 सेक्शन पढ़ लिए तो हम पूरा समझ में आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउसबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 22 सेक्शन आपको याद नहीं करना है, ठीक है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है क्या है। सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन। ये क्या बताता है? मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपको किसी से मिलने जाना है, किसी घर जाना है, और वहां पे एक से ज्यादा घर हैं। आपको मान लो किसी रोहन से मिलना है, तो आप किस घर की बैल बजाओगे? जिस घर के सामने एक नेम प्लेट लिखा होगा रोहन नाम का, उसी की तो बैल बजाओगे ना। तो वही चार्ज सेक्शन बोल रहा है कि आपको किस घर पे टैक्स लेना है, हम वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, एनुअल वैल्यू। क्या लिखा मैंने? एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अटैच लैंड ऑफ assessee is the owner or building for the purpose of business। सॉरी मैं लिख रहा हूँ तो कैमरा हिल रहा है, ठीक है। आज प्रॉब्लम हुई, कल से प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कल मैं प्रॉब्लम फिक्स कर दूंगा। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। मेरी राइटिंग गंदी आ रही है तो कोई बात नहीं, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। सुनो क्या है, चार्जिंग सेक्शन बोल रहा है आपको एनुअल वैल्यू लेनी है, किसकी? आपको एनुअल वैल्यू लेनी है बिल्डिंग अटैच लैंड की, जो आपने रेंट पे दी है, प्लस उस बिल्डिंग का असेसी क्या होना चाहिए? असेसी उस घर का ऑनर होना चाहिए।
और वो बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। हाँ सना सिद्दीकी, मैं आपको लेक्चर के बाद सारे नोट्स भेजेंगे, ठीक है? आपको लिखना नहीं है, आपको सब देखना है, ठीक है? सिर्फ सिर्फ आपको समझना है, कुछ किसी कुछ लिखना नहीं है। मैं क्लास खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है? फिर समझो ध्यान से मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं बोल रहा हूँ बार बार, लिख भी रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना चाहो तो मैं नोट्स से आपको पढ़ा सकता हूँ, तो बहुत जल्दी हो भी जाए, आपको समझ में नहीं आएगा, आप फिर रटना हो जाएगा। फिर क्या लिखा मैंने? एनुअल वैल्यू। एनुअल सब क्यों बोला है? याद रखना, इनकम हम टैक्स करते हैं पूरे 12 महीने की। एनुअल क्या होता है? पूरा 1 साल, ठीक है? अप्रैल टू मार्च। तो देखो, एनुअल वैल्यू प्लस किसकी? बिल्डिंग अटैच लैंड। समझाता हूँ ये क्या होता है। प्लस उस बिल्डिंग का असेसी कौन होता है? जो इनकम टैक्स पे करता है। याद है ना असेसी किसको बोलते हैं? हमने आपको इंट्रोडक्शन में लिया था। असेसी क्या होता है? जिसको इनकम टैक्स पे करना होता है, उससे असेसी बोलते हैं। जो कमाता है, जिसके ऊपर इनकम आई है, ठीक है? माइनस क्या नहीं लेना है? अगर आपने बिल्डिंग किसके लिए यूज की है? अगर आपने बिल्डिंग यूज की है प्रोफेशन के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं। अब यहाँ पे एनुअल वैल्यू दो प्रकार की होंगी, या तो एनुअल वैल्यू रेंट की होगी, या मैंने बिल्डिंग क्या की होगी? सेल की होगी। भाई आपको इनकम दो प्रकार से होगी बिल्डिंग में। या तो आपने बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी है, तो आपको रेंट की इनकम होगी। या तो आपने बिल्डिंग, सॉरी बहुत कैमरा हिल रहा है यार, ये आज क्या हो गया इसको? अब नहीं हिलेगा शायद, ट्राई करता हूँ बेस्ट। भाई हिल मत यार इतना। चलो ठीक है। देखो, मैंने बोला एनुअल वैल्यू दो प्रकार की इनकम होंगी। या तो आपने बिल्डिंग, ये क्या है? बिल्डिंग मतलब, बिल्डिंग मतलब कुछ भी, ऑफिस, होटल। बिल्डिंग मतलब सब कुछ आता है, घर, मतलब जहां पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में सब कुछ आता है, ठीक है? आपका झोपड़ी, झोपड़ी को बिल्डिंग बोला गया। अगर आपने कोई झोपड़ी बनाई है, वो झोपड़ी आपने किसी को रेंट पे दी है, तो उसको ही बिल्डिंग बोला गया है। बिल्डिंग मतलब चार दीवारें और उसके ऊपर रूफ, टेरिस होना चाहिए, उसे बिल्डिंग बोला गया है। चाहे वो ऑडिटोरियम हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे धर्मशाला हो, कोई भी हो। अगर आपने वो बिल्डिंग रेंट पे दी है, तो उसकी इनकम कहाँ कैसे होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो अब इनकम दो प्रकार से हो सकती है बिल्डिंग में। या तो आपने बिल्डिंग रेंट पे दी होगी, तो आपको रेंट पे इनकम होगा। या तो आपने बिल्डिंग किसी को बेच दी है, तो भी आपको इनकम होगा। तो जो बिल्डिंग आपने बेची है, सेल की है, वो इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी। वो इनकम कहाँ टैक्स होगी? कैपिटल गेन में। कहाँ टैक्स होगी? कैपिटल गेन में, क्योंकि आपने बिल्डिंग बेचा है। तो सर यहाँ पे कौन सी इनकम आएगी? यहाँ पे इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आएगी। कौन सी आएगी? रेंटल इनकम। यानी आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया है और आपको मंथली उस पे क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। तो वो इनकम कहाँ टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपने बिल्डिंग किसी को बेच दिया है, तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। कहाँ होगा? कैपिटल गेन में। तो याद रखना, एनुअल वैल्यू किसके लिए बोल रहा है? वो एनुअल वैल्यू बोल रहा है रेंट के लिए। किसका रेंट? बिल्डिंग का रेंट। सर ये क्या लिखा है? अटैच लैंड। अब सुनो इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको समझा दिया, एनुअल वैल्यू किसकी लेनी है? रेंट का लेना है, ठीक है? अब बात करता हूँ बिल्डिंग। मैंने आपको बता दिया बिल्डिंग कोई भी हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो घर हो, कोई भी बिल्डिंग हो। बस आपने किसी को बिल्डिंग क्या दी? रेंट पे दी है, उससे आपको मंथली रेंट मिल रहा है, तो उसकी इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब मैं बात कर रहा हूँ बिल्डिंग अटैच लैंड क्यों बोला गया। सुनो इसका मतलब क्या है। देखो, अगर जो घर दो प्रकार से बनते हैं। पब्लिक प्लेस में क्या होता है? छोटा सा प्लॉट है, छोटा प्लॉट है तो पूरा घर बन जाता है, यानी पूरे प्लॉट पे बिल्डिंग बन जाती है। अगर आपका प्लॉट छोटा है, तो इंसान क्या करता है? पूरी पूरी बिल्डिंग बना देता है। लेकिन हैज पर गवर्नमेंट रूल, हैज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बोलता है? अगर आपके पास बड़ा एरिया है, मतलब आपका बड़ा प्लॉट है, तो आप क्या करो? उसमें साइड में स्पेस छोड़ दो, बीच में क्या बनाओ? छोटे से पार्ट में क्या बनाओ? बिल्डिंग। अब आजकल आप देखते हो सोसाइटी बनती है ना, जैसे मेरी सोसाइटी है ना, बीच में क्या बनी है? मेरी सोसाइटी में बिल्डिंग बनी है, साइड में क्या है? स्पेस खाली है, वहां बच्चे खेलते हैं, पार्किंग होती है, ठीक है? सब मतलब दिया हुआ है। तो ये क्या है? स्पेस खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ।
मान लो ये क्या है, मान लो कि किसी की शादी है, उसने क्या किया, ये बिल्डिंग रेंट पे ले लिया। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए लिया। किसी घर में शादी थी, उसने 7 दिन के लिए रेंट पे ले लिया। ये क्या हॉल है, ये क्या है, हॉल है। हॉल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग बोलते हैं। अब उसने 7 दिन के लिए बिल्डिंग, यहाँ पे क्या होता है, रूम बने बहुत सारे, किसके लिए? गेस्ट के रुकने के लिए। तो उसने क्या किया, बिल्डिंग रेंट पे ले लिया। अब क्या किया, बिल्डिंग तो रूम का बिल्डिंग था, रेंट पे ले लिया। अब उसने क्या बोला, सर मुझे आपका जो स्पेस खाली है ना, ये जगह मुझे रेंट पे दे दो, ताकि मैं खाने का भी इंतजाम कर दूं अपने गेस्ट के लिए। देखो, बिल्डिंग का रेंट दिया, किसको दिया? जिसको चाहिए था हॉल, रेंट पे। साथ में उस ऑनर ने क्या दिया, साइड में जो स्पेस खाली था उसको भी रेंट पे दे दिया, कि आप यहाँ पे 7 दिन के लिए खाना बना लो। तो इसी को बोलते हैं बिल्डिंग का रेंट प्लस बिल्डिंग के साथ जो लैंड अटैच है उसका भी रेंट, दोनों का रेंट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब एग्जांपल और लो, खाली प्लॉट पड़ा है। ये क्या है? खाली प्लॉट है, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। अब मैंने ये प्लॉट किसी को शादी के लिए रेंट पे दे दिया। अब बता से बिल्डिंग है क्या? इससे बिल्डिंग है क्या? बिल्डिंग नहीं है। खाली प्लॉट मैंने रेंट पे दिया है 1 लाख रुपए में। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी। इसे बोलते हैं बैकेंड प्लॉट। अगर बैकेंड प्लॉट मतलब खाली प्लॉट किसी को रेंट पे दिया है तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिल्डिंग नहीं है। अगर बिल्डिंग के साथ लैंड है खाली अटैच, तो इनकम कहाँ टैक्स होगी? हाउस प्रॉपर्टी में। अगर खाली प्लॉट है तो उसकी इनकम टैक्स नहीं होगी। कहाँ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। उसकी इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बताओ, समझ में आया? इसको बोलते हैं बैकेंड प्लॉट। अगर बैकेंड प्लॉट रेंट पे दिया है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है। पहले केस में बिल्डिंग भी थी, साथ में लैंड खाली प्लॉट था ना, वो भी अटैच था। साथ में क्या था? अटैच था। इसलिए दोनों की इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो वही तो लिखा है, बिल्डिंग के साथ क्या अटैच है? लैंड, मतलब खाली प्लॉट। ठीक है ना? अब असिसी उसका क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। मतलब जिसका ये बिल्डिंग का जो ऑनर है, जिसको इसका रेंट मिल रहा है, मान लो रेंट 2 लाख मिल रहा है, तो 2 लाख में टैक्स कौन पे करेगा? ऑनर पे करेगा। तो ऑनर किसको बोलते हैं? असेसी, जिसको इनकम मिली है। ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब सुनो, केस सुनो। मेरा एक कमर्शियल बिल्डिंग था, मेरा खुद का। मैंने यहाँ पे क्या किया? बिजनेस किया। क्या क्या बिजनेस किया मैंने? मैंने यहाँ पे जनरल स्टोर खोला। ठीक है, क्या खोला मैंने? जनरल स्टोर खोला। बताओ, अब मैं, ये बिल्डिंग किसकी है? मेरी है। मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ। मैं क्या हूँ? असेसी हूँ। और मैंने क्या खोला? बिजनेस खोला। अब मैं इस बिजनेस से क्या पे कर रहा हूँ? रेंट ले रहा हूँ। मतलब खुद का बिजनेस का रेंट ले रहा है। तो अगर आपने कोई बिल्डिंग एज अ बिजनेस के लिए उठाई है तो उसका रेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। उसका रेंट कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं, आप अब मान लो कि मेरा घर है, मैंने आपको रेंट दिया, आप कुछ भी करो, आप क्या उस घर का बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो वो इनकम कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बट मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग पे खुद बिजनेस कर रहा हूँ, उसका रेंट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में, नॉट हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगर मैंने आपको रेंट पे दिया बिल्डिंग, आप चाहे रहो या ना रहो, या आप बिजनेस करो या ना करो, वो आपका काम है। बस मुझे क्या चाहिए? मंथली रेंट चाहिए। समझ में आया? मैं आपको फिर समझा देता हूँ क्या केस है। देखो, दो केस है। देखो, ये मैं हूं। ठीक है, मेरे पास एक शॉप थी, मार्केट में एक शॉप थी खाली। तो मैंने अपना क्या किया? बिजनेस किया। ठीक है, अब याद है, मैं और बिजनेस एज अ सेपरेट पर्सन, आपने सीखा होगा बचपन में, पार्टनरशिप में या कंपनी में। तो मैंने इस पे क्या डाला? मैंने इस पे रेंट डाला। तो इसका खर्चा कहाँ मिलेगा? इसका खर्चा कहाँ मिलेगा? पीजीबीपी में। समझ में आया? इसका जो रेंट का खर्चा है ना, मैं इनकम फ्रॉम हाउस रेंट चार्ज नहीं करूंगा। कहाँ चार्ज करूंगा? पीजीबीपी में, क्योंकि ये बिजनेस इनकम है, क्योंकि ये बिजनेस खर्चा है। ठीक है, अब केस भी देखो, ये मैं हूं और मेरा ये शॉप है। ये मैंने शॉप बी को दे दिया। किस पे? रेंट पे। तो मैंने बी से क्या लिया? रेंट लिया। और बी यहाँ पे क्या कर रहा है? बी यहाँ पे कर रहा है बिजनेस। ठीक है, बी क्या कर रहा है? यहाँ पे बिजनेस कर रहा है।
बट मैंने तो बी को क्या दिया, बिल्डिंग दिया, और बी यहाँ क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बी के लिए क्या है, ये बिजनेस है। बट तो मैंने बी को क्या दिया, रेंट पे घर दिया यानी बिल्डिंग दिया, तो ये इनकम कहाँ टैक्स होगी मेरे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बी कहाँ करेगा, बी अपने पीजीपी में करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। समझ में आया। अगर मैं खुद कर रहा हूँ बिजनेस तो कहाँ इनकम जाएगी, पीजीपी में। बट मैंने किसी और को बिल्डिंग दी है रेंट पे, वो कुछ भी करे, मुझे उससे क्या चाहिए, मंथली रेंट चाहिए, किससे, बी से। मैं बोलता हूँ बी भाई तुम मेरी बिल्डिंग यूज कर, किसी पर्पस के लिए यूज कर, चाहे रहने के लिए यूज कर, चाहे बिजनेस के लिए यूज कर, किसी के लिए यूज कर, बट मुझे आपसे क्या चाहिए, मंथली रेंट चाहिए, और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा कि बिजनेस के लिए अगर आपने बिल्डिंग यूज की है तो उसकी इनकम यहाँ पे नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है। समझ में आया। इसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। सिंपल सी बात है, इतना ही कहना चाहूंगा। हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग पे कोई भी रेंट मिले तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बस याद रखना कौन सी इनकम नहीं जाएगी, अगर आपने वो बिल्डिंग किसके लिए यूज की है, अगर आपने बिल्डिंग को यूज की है बिजनेस पर्पस के लिए, तो यहाँ लिखा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अगर आप अपनी बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, तो कहाँ जाएगी, पीजीबीपी में जाएगी। इतना समझ में आया। तो 3 कंडीशन याद रखना, बिल्डिंग की क्या होनी चाहिए, रेंटल वैल्यू होनी चाहिए, और असेसी उस बिल्डिंग का क्या होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, मेरे पापा घर है, घर मेरे पापा का नाम है, ठीक है, रेंट मैं ले रहा हूं, तो मैं इनकम टैक्स पे नहीं करूँ कि मैं घर का मालिक नहीं हूँ। कौन मालिक है, पापा मालिक है, तो पापा टैक्स पे करेंगे। समझ में आया। तो असेसी उस घर का मालिक होना चाहिए, असेसी इज द ऑनर, किसका, बिल्डिंग का। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन मैंने आपको सिखा दिया। कोई डाउट है से बताओ मेरे को। सिर्फ याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना, हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट का इनकम आएगा कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और बिजनेस का इनकम नहीं आएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, कोई डाउट है बताओ। कौन सी इनकम लेनी है हमें, रेंटल इनकम लेनी है। अरे यस या नो तो बोलो, कंफ्यूज हो क्या, फिर समझाऊं। हेलो, सो गए क्या सब लोग। ठीक है, ओके ठीक है। चलो एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ये क्या है, हाउस है, ये किसके नाम पे है, मैं हूँ रोहित, मैं इस घर का क्या हूँ, ऑनर। ठीक है, मैंने ये घर किसको दे दिया, मिस्टर श्याम को। कितने में दिया, 10,000 रुपीज पर मंथ। किस पे दिया, रेंट पे दिया। ठीक है, चलो देखो, अब मुझे बताओ क्या इस घर से एनुअल वैल्यू आ रही है, हाँ सर आ रही है। कितनी आ रही है, 10,000 रुपीज पर मंथ। तो इंटू करेंगे 12, हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है, तो मंथली 12 से करना है, पर मंथ पर ईयर करना है। कितना आया, 1,20,000। बताओ ये 1,20,000 बिल्डिंग का है, ये किसी और चीज का है। हाँ सर ये 1,20,000 बिल्डिंग का है, क्योंकि रोहित ने बिल्डिंग किसको दी, शाम को दी। तो बिल्डिंग है ना, हाउस हाउस मतलब बिल्डिंग ना, मैंने क्या बोला, बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रोहित ने बिल्डिंग किसको दी, शाम को दी। कितने में दी, 10,000 रुपीज पर मंथ। तो हमें उसकी क्या निकालनी है, एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो ये 1,20,000 क्या हुई, एनुअल वैल्यू। ठीक, किसकी निकाली, रेंट की निकाली। अब बताओ इस बिल्डिंग का मालिक मैं हूं क्या, मतलब मैं मतलब रोहित हूं क्या, हाँ सर रोहित है। तो इस 1,20,000 पे जो टैक्स पे करेगा रोहित, कहाँ पे करेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यही मैंने लिखा था वहां पे 3 कंडीशन में। क्या लिखा था मैंने, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग प्लस अटैच लैंड ऑफ असेसी इज द ऑनर। बस यही लिखा था मैंने।
और क्या नहीं लेना है, अगर मैंने ये हाउस बिजनेस के लिए यूज किया है तो नहीं लेना है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। मैंने आपको सिखाया था अगर बैकएंड प्लॉट है, बताओ बैकएंड प्लॉट का रेंट कहाँ आएगा? बैकएंड मतलब खाली जगह जहाँ पे कोई भी घर नहीं है, बिल्कुल फ्लैट जमीन, उसे बोलते हैं बैकएंड प्लॉट। बैकएंड प्लॉट का अगर मुझे रेंट मिला है, बताओ कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा? प्लीज सेंड मी आंसर। मैं बोल रहा हूँ बैकएंड प्लॉट मैंने किसी को रेंट पे दी है, तो जो उसकी इनकम मुझे हुई है वो मैं कहाँ टैक्स करूंगा? बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में या फिर अदर सोर्स में? हाँ, हाँ पीजीपी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं, अगर अगर देखो, अगर मेरा प्लॉट का बिजनेस से रेंट उठाना, तो कहाँ जाएगा? पीजीपी में जाएगा, वरना कहाँ जाएगा? अदर सोर्स। ठीक है, आपका भी आंसर सही, आप लोगों ने जो पहले आंसर दिया है पीजीपी, हो सकता है, पॉसिबल है। कैसे? मान लो 5-6 प्लॉट है मेरे, और सिर्फ मैंने किसके लिए दिए हैं? मेरा बिजनेस है कि भाई ये प्लॉट जो है शादी के लिए देना है रेंट पे, तो कहाँ जाएगा? पीजीपी में। अगर ये मेरा बिजनेस नहीं है, सिर्फ मैं कभी कभी देता हूँ, मर्जी हुआ दिया नहीं दिया, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन बिजनेस के लिए है, तो वो इनकम कहाँ जाएगी? बिजनेस में जाएगी। अगर आपके इंटेंशन कुछ नहीं है, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। और इनकम फ्रॉम इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये अच्छे समझना, इसको इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब लेटिंग। जो मैं अब पढ़ने वाला हूं इसको क्या बोलते हैं? सब लेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, समझाता हूं। देखो, मिस्टर ए मिस्टर ए ने अपनी बिल्डिंग रेंट पे किसको दी? मिस्टर बी को। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर ए इस बिल्डिंग का क्या है? मिस्टर इस बिल्डिंग का क्या है? ऑनर है। ठीक है, कितने में दी? 10,000 रुपीज पर मंथ में क्या दी? रेंट पे दी। किसको दी रेंट पे? दी मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने ये जो बिल्डिंग है किसको दे दी? मिस्टर सी को। कितने में दी? 50,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, मैंने क्या बोला? मिस्टर ए ने बिल्डिंग रेंट पे किसको दी? मिस्टर बी को दी। तो मिस्टर बी ने क्या किया? वही सेम बिल्डिंग किसको दे दी? मिस्टर सी को दे दी। 15,000 पर मंथ हैज अ रेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब मुझे बताओ, मिस्टर ए बिल्डिंग रेंट किसको दी? मिस्टर बी को दी। मिस्टर बी ने किसको दी? सी को दी। तो बताओ मिस्टर ए की इनकम कहाँ जाएगी? जो मिस्टर ए को 10,000 पर मंथ इनकम मिल रही, कहाँ जाएगी? बताओ। आपको वो 3 कंडीशन याद रखनी है। बताओ, बताओ, क्या बिल्डिंग का एनुअल वैल्यू मिल रहा है क्या? हाँ सर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? एनुअल निकाल लेंगे। कितना? मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 रुपए। तो ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन क्या थी? एनुअल वैल्यू। देखो क्या लिखा है, पहली कंडीशन थी एनुअल वैल्यू किसकी? बिल्डिंग की। और बिल्डिंग का असेसी क्या होना चाहिए? ऑनर। तो ही इनकम कहां टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो देखो मिस्टर ए, बताओ तीनों कंडीशन में आ रहा है? हाँ आ रहा है। मिस्टर ए को एनुअल वैल्यू हो रही है, किससे हो रही है? बिल्डिंग, जो कि हमने रेंट पे दी थी। अब बताओ मिस्टर ए इस बिल्डिंग का मालिक है? हाँ सर मालिक है। तो 1,20,000 कहां टैक्स होगा? 1,20,000 कहां टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब आते हैं मिस्टर बी पे। मिस्टर बी ने बिल्डिंग दी? हाँ दी। किसको दी बिल्डिंग? मिस्टर सी को दी। कितने में दी? 15,000 पर मंथ रेंट पे दी। अब बताओ मिस्टर बी ने जो 15,000 रुपए कमाए हैं, वो इनकम कहां टैक्स होगी? बताओ। मैंने पूछा मिस्टर बी की इनकम कहां टैक्स होगी? शिंदे बोले पीजीबीपी। सलोनी का भी आया पीजीबीपी।
ध्यान से देखिए अदर सोर्स। और फास्ट, मृणाली आंसर दो, अक्षय आंसर दो, दीपिका, आरती आंसर, सब लोग आंसर दिया करो फास्ट फास्ट यार। मैंने क्या बोला, आपको 3 कंडीशन सोचनी है। बताओ, बिल्डिंग, मिस्टर बी को एनुअल वैल्यू हो रही है, हाँ सर हो रही है, कितनी हो रही है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू करो 12, कितना आएगा 1,80,000। ये एनुअल वैल्यू किसकी है, बिल्डिंग की है, बिल्डिंग की है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन थर्ड कंडीशन क्या थी, बिल्डिंग का ऑनर कौन होना चाहिए, असेसी। तो यहाँ पे बताओ बी इस बिल्डिंग का ऑनर है, बी ऑनर नहीं है, इसलिए इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी, कहाँ होगी, अदर सोर्स में। हाँ अगर बी का ये बिजनेस है, किसी को रेंट पे देना, तो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, अगर मिस्टर बी का यही बिजनेस है, किसी दूसरे से रेंट पे लेना और किसी थर्ड, दूसरे, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, किसी दूसरे से रेंट पे लेना और किसी और को रेंट पे देना, उसका ये धंधा है, तो कहाँ जाएगा, पीजीपी में। अगर उसका धंधा नहीं है ये, तो कहाँ जाएगा फिर, अदर सोर्स में। समझ में आया। बात आती है इंटेंशन की, कि आपकी इंटेंशन क्या है। उसका डिपेंड करता है, मिस्टर बी का यही काम है, सस्ते में घर रेंट पे लेना और किसी को महंगे में रेंट पे देना। तो अगर उसका बिजनेस कॉन्सेप्ट है ये, तो इनकम कहाँ टैक्स होगी, पीजीपी में। अगर मान लो उसने एक ही घर रेंट पे लिया और किसी एक को ही दे दिया, तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या होता है, कि उसका यही काम है, दूसरे में लेना और किसी दूसरे को महंगे में रेंट पे देना, उससे इनकम कमाना। अगर उसका यही इंटेंशन है कमाने का, तो कहाँ जाएगा, पीजीपी में। अगर उसका ये इंटेंशन नहीं है, तो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में। वैसे राइट आंसर क्या है, अदर सोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सब लेटिंग। मतलब मान लो कि मेरा घर कहाँ है, लखनऊ में है मान लो, ठीक है। तो मैंने मेरा घर लखनऊ में है, तो मैंने किसी बंदे को रेंट लखनऊ में दिया, बट मैं रहता कहाँ हूँ, पुणे में। अब मुझे क्या पता कि वो लखनऊ में वो खुद रह रहा है या किसी और को दे रहा है। मैं वहां देखने नहीं जाता, क्योंकि मुझे हर मंथ रेंट टाइम पे मिल जाता है, तो मैं जाता नहीं हूँ। तो वहां पे मालूम पड़ा जिसको मैं रेंट पे घर दिया है, उसने किसी और को दे दिया है। मुझे उससे क्या करना, मुझे रेंट तो मंथली मिल रहा है ना, वो किसी को भी दे, वो मैटर नहीं करता। इसको बोलते हैं सब लेटिंग। तो सब लेटिंग रेंट कहाँ जाता है, अदर सोर्स में। सबको समझ में आया, बताओ, सबको समझ में आ गया, नहीं समझा। ठीक है, अभी आप मुझे 2 मिनट दो, क्योंकि मेरा ये एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, मैं अभी जल्दी 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है, बस मुझे 2 मिनट दो। चलो एक बार और देखते हैं हम लोग। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है, आ, किसका ऑन है यार ये, अक्षय, अक्षय वॉइस ऑफ कीजिए, अक्षय वॉइस ऑफ कीजिए। हाँ, हाँ मुंडाली बोलिए। स्क्रीन जा रही है, मेरी स्क्रीन जा रही है क्या, अब ठीक है ना। ठीक है ना, ओके ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच। फिर एक बार समझाता हूँ क्या है। देखो, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग क्या होता है, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया। सुनो क्या होता है, देखो फिर समझाता हूँ एक बार फास्ट फास्ट। मिस्टर ए ने रेंट पे बिल्डिंग दिया, किसको दिया, मिस्टर बी को दिया। मिस्टर बी ने वही बिल्डिंग रेंट पे किसको दिया, मिस्टर सी को दिया। तो बताओ, मुझे इतना बताओ, मिस्टर ए की जो रेंट पे इनकम हो रही है बिल्डिंग पे, वो कहाँ टैक्स होगी, वो टैक्स होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। क्यों, क्योंकि ए उस बिल्डिंग का क्या है, ओनर है। ठीक है, यानी असेसी, ए क्या है, असेसी है, असेसी उस घर का क्या है, ओनर है। ए ने किसको दिया, बी को दिया, बट वो घर बी का नहीं है, वो घर बी ने किसी और को दे दिया। किसको दे दिया, मिस्टर सी को दे दिया।
तो बी को भी रेंटल इनकम हो रही है, बट बी उस घर का ओनर नहीं है, इसलिए बी की इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में जाएगी। सिंपल सा कहानी है। और मिस्टर ए जो ओरिजिनल ओनर है उस घर का, जो मालिक है, तो उसकी इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। एक कॉन्सेप्ट, हाँ पीजी, अरे 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 आप अभी अभी मैंने आपको पीजी पढ़ाया नहीं है, तो अभी आप वहां मत जाओ। मैंने बोला जो इनकम हाउस होल्टी में आई है उसको हाउस होल्टी में लो। पीजी पे मैंने क्या बोला? अगर बी का यही धंधा है, बी का धंधा कैसे, मैं बी हूँ, मैंने क्या किया, 5-6 घर ले लिए हैं सस्ते रेंट पे, और वो 5-6 घर मैंने किसी और को दे दिए महंगे रेंट पे। एग्जाम्पल देखो, मैंने 5 घर लिए हैं 5,000 रेंट पर मंथ पे, अब वो 5 घर मैंने किसी और को दिए हैं 10,000 रुपए पर मंथ रेंट पे। तो मेरा क्या है? ये मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है। हाँ, अगर मुझे एक घर मिला होता 5,000 पे और मैं उसको 10,000 में बेचता, तो एक घर है ना, एक घर से होना बिजनेस होता है कोई? मतलब मैंने बोला बी का धंधा, मतलब बी के पास 5-10 घर हैं, उसका काम ही यही है, दूसरे से सस्ते में लेना और तीसरे को महंगे में देना रेंट पे। तो ये कहाँ जाएगा? पीजीपी में। लेकिन मुझे तो एक ही घर मिला ना, वो घर मैंने किसी और को रेंट पे दे दिया सस्ते महंगे में। तो एक घर से कोई जस्टिफाई नहीं होता है कि वो इनकम पीजीपी में जाएगी कि नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? वो अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है, वहां मत जाओ, अभी तुम यहीं पे रहो। बस तुम्हें क्या समझ में आया कि मिस्टर बी इस घर का ओनर नहीं है, इसलिए मिस्टर बी की इनकम कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कंपोज कंपोजिट लेटिंग। क्या बोलते हैं? कंपोजिट लेटिंग। ये क्या होता है? सुनो, हमने हाउस भी दिया, साथ में अदर, मतलब हाउस का भी रेंट ले रहा हूं, अदर चीज का भी रेंट ले रहा हूं। सर अदर में क्या? अरे फर्नीचर का रेंट ले रहा हूं, एसी का रेंट ले रहा हूं, तो उसको अदर में डाल दिया मैंने, मतलब किसी चीज का रेंट ले रहा हूं। उसे बोलते हैं कंपोजिट लेटिंग। सर लेटिंग मतलब क्या होता है? लेटिंग मतलब होता है रेंट पे देना। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लेट आउट, मतलब कोई चीज रेंट पे दी उसको बोलते हैं लेटिंग। ठीक है, तो कंपोज मतलब घर के साथ आपने कोई और भी चीज दी, मतलब कुछ और सर्विस दी। जैसे आप मेरे से मान लो कि मेरा फ्लैट है, मैं बोलता हूँ मेरे फ्लैट के अंदर एसी है, टीवी है, फर्नीचर है, तो मैं घर का रेंट लूंगा लूंगा, साथ में इन सब का भी रेंट लूंगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट लेटिंग। ठीक है, अब सुनो, इसकी दो कंडीशन है, मैं आपको समझाता हूँ। केस ए क्या बोलता है? केस ए बोलता है सेपरेट, सेपरेट सॉरी, हाँ स्पेलिंग क्या सेपरेट की यार, जो भी है जो ये है, और ये है नॉन सेपरेट। ठीक है, दो केस होंगे। ठीक है, समझाता हूं क्या है इसका मतलब। देखो देखो, ये हाउस है, ठीक है, हाउस के अंदर एसी है, टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, मतलब बेड बेड सब कुछ है। ठीक है, तो मैंने किसको दिया? मिस्टर वी को दिया रेंट पे। मिस्टर बी से बोला देखो, मेरा घर का रेंट कितना है? मेरे हाउस का रेंट है 10,000 रुपए, और मेरे फर्नीचर का रेंट है 5,000 रुपए। ठीक है, अब बताओ, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको समझ में आया जो मैंने मिस्टर बी को जो घर दिया है उस घर का कितना रेंट है? 10,000 रुपए। और जो मैंने मिस्टर बी को फर्नीचर दिया उसका रेंट कितना है? 5,000 रुपए। ये केस ए हो गया। अब केस बी में वो सिखाता हूँ। केस बी, घर दिया, साथ में क्या दिया? एसी दिया, फ्रिज दिया, ठीक है, बेड दिया, सब कुछ दिया। ये केस बी है। इसका पूरा रेंट मैंने कितना लिया? 20,000 रुपए पर मंथ। अब बताओ, क्या तुम बी के हाउस में मुझे बता सकते हो कि बी के हाउस का रेंट कितना है? बताओ, फर्नीचर का रेंट कितना है? बताओ, मैंने बोला टोटल कितना लिया मैंने? 20,000 रुपए पर मंथ। तो बताओ बी के केस में आप मुझे बोल सकते हो कि घर का कितना रेंट है और फर्नीचर का कितना रेंट है? आप मुझे बोल सकते हो क्या? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि
पूरा टोटल रेंट कितना है 20,000 रुपए। आप निकाल ही नहीं पाओगे कि घर का कितना रेंट है और फर्नीचर कितना रेंट है। केस में मैंने खुला खुला बोला था कि भाई देखो हाउस का रेंट कितना दूंगा मैं 10,000 रुपए, और जो मैं आपको फर्नीचर दूंगा वो कितना दूंगा 5,000 रुपए। ठीक है, तो वही बोला है, अगर कंपोजिट लेटिंग सेपरेट हो रही है तो इसका मतलब आपको मालूम पड़ रहा है घर का कितना रेंट है और फर्नीचर कितना रेंट है, तो उसकी इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। समझ में आया। अगर घर का रेंट आप नहीं निकाल पा रहे हो कितना है, तो फिर वो इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में जा सकती है और अदर सोर्स में भी। अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हो तो कहाँ जाएगी पीजीपी, ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे हो तो कहाँ जाएगा अदर सोर्स में। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। केस ए में क्या था, आपको मालूम पड़, इनकम टैक्स को साफ साफ मालूम पड़ रहा है, इनकम टैक्स को साफ साफ मालूम पड़ रहा है घर का कितना रेंट है 10,000 रुपए, मुझे कितना रेंट है 5,000 रुपए, तो इनकम टैक्स ने 10,000 पे टैक्स लगा दिया। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स को नहीं मालूम पड़ रहा है कि घर का कितना रेंट है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स कंफ्यूज है, तो उसने बोल दिया इसकी इनकम कहाँ टैक्स करेंगे अदर सोर्स में। तो वही मैंने समझाया आपको, कंपोजिट लेटिंग में क्या देखना है आपको। अगर कंपोजिट लेटिंग में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कंपोजिट लेटिंग में घर का कितना रेंट है, तो कहाँ टैक्स कर दो, इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग में। अगर कंपोजिट लेटिंग में आपको घर का रेंट नहीं मालूम पड़ रहा है तो कहाँ डालोगे, अदर सोर्स में या फिर जीपीपी में। ठीक है, समझ में आ गया। तो सब लेटिंग क्या होता है, एक एक ऑनर ने दूसरे को घर दिया, दूसरे ने दूसरे को घर दिया। कंपोजिट क्या होता है, घर के साथ में और चीजें दी रेंट पे। कंपोजिट क्या होता है, घर के साथ में और चीजें दी रेंट पे। समझ में आया, उसे बोलते हैं कंपोजिट लेटिंग। समझ में आया। अगर आपने घर का रेंट जस्टिफाई कर लिया, निकाल लिया, तो अच्छी बात है, तो कहाँ टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आप घर का रेंट नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में। समझ में आ गया, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, पक्का अच्छा एग्जाम्पल दिया ना मैंने, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, ये मैं देखो, ये मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ये आप एग्जाम में नहीं आने वाला है। एक चीज एग्जाम में नहीं आने वाली, एग्जाम में क्या आएगा, सेक्शन नंबर 23 आएगा। बट आपके इंटरनल में किसी टीचर ने पूछ लिया आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि सब लेटिंग क्या होता है और कंपोजिट लेटिंग क्या होता है। ठीक है, और बैकएंड प्रोडक्ट कहाँ जाता है, अदर सोर्स में। क्यों, किसी बिल्डिंग ही नहीं होती। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर, कहाँ गया मेरा वो, देखो मैंने आपको सिखा दिया चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, क्या होता था, एनुअल वैल्यू ऑफ किसकी, बिल्डिंग अटैच लैंड प्लस असेसी इज द ऑनर। क्या नहीं लेना, बिजनेस, अगर मैंने घर पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए यूज किया है तो नहीं लेना है। बस तीन चीजें याद रखना, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग प्लस असेसी ऑफ द ओनर। ठीक है, बस। तो वो इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग में। अभी मैं सेक्शन 23 कल पढ़ाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट कहाँ आता हूँ सेक्शन 6 पे, डीम ऑनरशिप। इंपॉर्टेंट है, थ्योरी मार्क्स के लिए आप एग्जाम में आ सकता है। तो आज मैं आपको वो सिखाता हूँ ये होता है क्या है डीम ऑनरशिप। एग्जाम में आपके थ्योरी में आ सकता है, प्रैक्टिकल में नहीं आने वाला। ठीक है, समझो क्या होता है, देखो। अच्छा, तो सेक्शन मैंने आपको 22 सिखा दिया है, अब मैं सेक्शन सिखा रहा हूँ 26, लास्ट सेक्शन। ठीक है, सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है, डीम ऑनरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी समझ लो, आपके रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। डीम मतलब क्या होता है, मान लेना। कौन मान रहा है, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं हम आपको ऑनर मान लेंगे, भले आप बिल्डिंग के ऑनर नहीं हो, फिर भी हम आपको क्या मान लेंगे कि आप बिल्डिंग के ऑनर हो। देखो असीसी कितना दिमाग लगाता है, देखो इंडिया वाले ना, इतने इंडियन लोग जो होते हैं इतने स्मार्ट होते हैं ना, इतने स्मार्ट दुनिया भर में कहीं नहीं होते, इतने चालू होते हैं, वो बस टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, अच्छा मैंने आपको सिखाया था जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सिखाया था मैंने आपको। अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से कम होगी तो क्या होगा, टैक्स नील होगा, 2.5 से 5 टैक्स आएगा। लेकिन जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो वो लोग चोरी करते हैं टैक्स में, जिनकी इनकम क्या होती है 10 लाख होती है मोर देन,
क्योंकि उनको 30% टैक्स देना होता है, हैवी टैक्स देना पे करता है, इसलिए वो चाहते हैं कि 10 लाख के अंदर आ जाए हम। जैसे ही 10 लाख क्रॉस करेंगे ना तो उनको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट होता है। तो उस टैक्स को बचने के लिए क्या करते हैं, वो खेल खेलते हैं, किसके साथ, इनकम टैक्स के साथ। बट इनकम टैक्स वाले बेवकूफ नहीं होते, सब समझते हैं। आप समझाता हूं मैं आपको, देखो मिस्टर ए, ये क्या है, असेसी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है बिजनेस, ये करता है बिजनेस, ये बिजनेस से कमाता है 8 लाख रुपए। ये इसके पास कुछ कैपिटल गेन्स भी इस साल आई, कितनी, 2 lakhs। और इसके पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, ये 1 लाख कर लो, ठीक है। ये कितना कैपिटल गेन कितना है, सॉरी कैपिटल पी लिख दिया, कैपिटल गेन, हेड नंबर 4। 1 लाख उसने कुछ बेचा होगा, उसको उसको 1 लाख की इनकम हुई। उसकी हाउस प्रॉपर्टी कितनी इनकम हुई, 3 लाख। कितनी हुई, 3 लाख। अब बताओ मिस्टर ए की कितनी इनकम हुई, मिस्टर ए की इनकम हुई टोटल 12 lakhs, ठीक है। अब एक डर गया, एक क्या बोला, अरे यार 12 लाख रुपए इनकम हो गई, यानी मैं 30% स्लैब में आ गया, यानी 12 लाख पर 30% टैक्स लगेगा, यानी ऊपर के जो 2 लाख है ना उसके ऊपर 30% टैक्स आएगा। ये बोला ह्यूज अमाउंट, यानी 60,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं पे करना है। तो ए ने क्या क्या गेम खेला, ए ने क्या किया, ए ने जो उसकी हाउस प्रॉपर्टी थी ना, जो ए के नाम पे थी, जिससे उसने कितने रुपए कमाए थे, 3 लाख रुपए कमाए थे रेंट पे, उसने वो घर मिस ए के नाम कर दिया। मिस ए मतलब उसकी वाइफ, उसने बिना पैसे लिए, मतलब ए हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ को वो घर ट्रांसफर कर दिया। अब जो 3 लाख रुपए रेंट की इनकम किसको मिलेगी, मिस ए को मिलेगी, 3 लाख रुपए। अब बताओ 12 लाख में से उसने 3 लाख जो उसकी इनकम थी किसको मिलने लगी, अब मिस ए को मिलने लगी। तो यानी कि अब एक इसमें आ गया, 9 lakhs में आ गया। पहले 12 लाख कैसे हुआ था, क्योंकि 3 लाख रुपए इनकम किसकी ऐड की थी हमने, हाउस बल्टी की। लेकिन वो उसने घर किसके नाम ट्रांसफर कर दिया, अपनी वाइफ के नाम, बिना पैसे के, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो 3 लाख रुपए किसको मिलेंगे, अब उसकी वाइफ को मिलेंगे, उसको नहीं मिलेंगे, किसको मिलेंगे, उसकी वाइफ को मिलेंगे। यानी वाइफ भी क्या है, असीसी बन गई। अब वाइफ वाइफ क्या करेगी, वाइफ इसमें 2.5 लाख का टैक्स फ्री करेगी, याद है ना, हर किसी को 2.5 लाख तक टैक्स फ्री होता है। यानी वाइफ कितना टैक्स पे करेगी, 50,000 रुपए। 50,000 पे कितना आएगा, 5%, समझा रहा हूँ, ठीक है, इतना मत जाओ अभी डीप पे। अब ए क्या हुआ, ए देखो 10 लाख के अंदर आ गया, कितना, 9 लाख, यानी कि 20% स्लैब में आ गया। यानी ए को भी फायदा हो गया, अब और मिस ए को भी फायदा हो गया, उसकी वाइफ को फायदा हो गया। इनकम टैक्स सब कुछ देख रहा था बड़ी बड़ी आंखों से, बोला था हम बेवकूफ हैं क्या, है तुमने बिना पैसे लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी वाइफ को। अगर हाँ, अगर ए ने पूरे पैसे में घर बेचा होता वाइफ को तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसने तो बिना पैसे लिए घर किसको ट्रांसफर कर दिया, अपनी वाइफ को। तो इनकम टैक्स ने बोला भले घर मिस ए के नाम है, क्या बोला, भले घर मिस ए मतलब इस घर की ऑनर है, बट हम मिस ए को इस घर का ऑनर नहीं मानेंगे, हम आपको ही ऑनर मानेंगे। यानी हम मान लेंगे आप ही इस घर के ऑनर हो, इसे बोलते हैं डीम ऑनरशिप। समझ में आया। यानी ए ने जो खेल खेला, ए ने क्या किया, अपना घर अपनी वाइफ के नाम कर दिया ताकि टैक्स में बेनिफिट मिल जाए। तो कौन बोल रहा है ये बात, इनकम टैक्स बोल रहा है, मिस्टर ए आई नो कि तुम आज इस घर के मालिक नहीं हो, बट हम आपको हैज अ टैक्स लेने के लिए हम आपको क्या मान लेंगे, ऑनर मान लेंगे घर का। इसे बोलते हैं डीम ऑनरशिप। कौन कह रहा है, ये इनकम टैक्स कह रहा है, हम आपको इस घर का क्या मान लेंगे, ऑनर मान लेंगे। बट रियल में ए तो ऑनर नहीं है, बी है। बट जो खेल खेला गया है वो सब इनकम टैक्स देख रहा था, तो उसने क्या माना कि हम आपको इस घर का क्या मान लेंगे, डीम ऑनरशिप, मतलब आप इस घर के ऑनर हो तो टैक्स आप पे करोगे। तो ए के 9 लाख में 3 लाख का इनकम ऐड हो जाएगा, तो ए को 12 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बीच पे कोई टैक्स नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं डीम ऑनरशिप। क्लियर। समझ में आया क्या किया ये ने, ए को क्या था, 10 लाख से नीचे आना था, क्योंकि 10 लाख से ऊपर आएगा तो उसको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख के नीचे आने के लिए उसने क्या किया, अपनी जो हाउस पर्टिक इनकम थी उसने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, ताकि
वो इनकम वाइफ टैक्स पे करेगी तो स्लैब कम होगा वाइफ का। इसलिए इनकम टैक्स ने बोला भाई तू चालाकी मत कर मेरे साथ, तुझे ही ऑनर मान लेंगे। उसे बोलते हैं डीम ऑनरशिप। ठीक है, और लोग प्लीज आंसर सेंड करो। सना खान, सब लोग सेंड करो आंसर। ठीक है, सुनील, आरती, सलोनी। सलोनी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है या मुझे थम्स अप मत करो, आपके सबके नाम स्क्रीन पे मुझे नहीं दिखते हैं, सिर्फ मुझे यस या नो भेजा करो, मुझे सिर्फ करो मैसेज। ठीक है, वेरी गुड। सर लास्ट वाला फिर से बताओ, लास्ट वाला मतलब यही डीम ओनरशिप ना? सुनील तुम्हारा समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो? लास्ट वाला क्या बताऊं मैं? ये डीम ओनरशिप क्या होता है यही? देखो फिर समझाता हूँ एक बार फास्ट। ठीक है, डीम ओनरशिप क्या होता है, मिस्टर ए की कितनी इनकम थी पहले? 12 लाख रुपए, जिसमें से उसकी 3 लाख की किस पे इनकम थी? हाउस प्रॉपर्टी से। तो एक ही दिमाग में आइडिया आया, अगर मैं अपना घर अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दूं तो 3 लाख रुपए टैक्स कौन पे करेगी? वाइफ। अब पता है कि 5 लाख के कम में कितना टैक्स आता है? 5%। तो ए जो है 12 लाख पर टैक्स नहीं पे करेगा, कितना टैक्स पे करेगा? 9 लाख पे। तो इनकम टैक्स ने बोला ये बेवकूफ बनाओ मत मेरे को, हम आपको इस घर का ऑनर मान लेंगे, भले रियल कागज में आपका नाम नहीं है ओनरशिप में, बट हम ऐसा टैक्स के लिए हम आपको क्या मान लेंगे कि आप इस घर के मालिक हो। इसे बोलते हैं डीम ओनरशिप। ठीक है, और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि ए ने क्या की, हाँ अगर ए जो है ना, अगर मान लो ये घर कितने का, 50 लाख का है, अगर ये ए ने 50 लाख का घर बी को दिया होता, सॉरी ए ने 50 लाख घर अपनी वाइफ को दिया होता और 50 लाख पर लिए होते, तो फिर ये इनकम बी की होती, मिस्टर मिस ए की होती। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बिना पैसे लिए, जीरो अमाउंट दिया है, बिना पैसे लिए घर ट्रांसफर किया है, इसलिए समझ में आ गया इनकम टैक्स को कि यहाँ पे खेल खेला गया है। अगर मिस्टर ए ने मिस ए को बेचा होता तो दिक्कत ही नहीं होती। उसने विदाउट एजुकेशन, विदाउट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, विदाउट कंसिडर घर ट्रांसफर कर दिया मिस ए को, इसलिए इनकम टैक्स समझ में आ गया कि ये गेम खेल रहा है। इसलिए इनकम टैक्स ने ए को क्या मान लिया? डीम ओनरशिप। ठीक है, अगर हो गया तो अभी हमारे पास आधा घंटा बचा है, तो हम सेक्शन 23 पढ़ सकते हैं, वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये सब थ्योरी पार्ट था, आप लोग बोर हो गए होगे, अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। डीम अरे यार यस तो बोलो, क्या नाम तुम्हारा? सुनील, तुम्हारा डाउट था ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, देखो इधर, सेक्शन मैंने आपको सिखा दिया 22, सेक्शन मैंने आपको सिखा दिया 27, क्या बोलता है? डीम ओनरशिप। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? एनुअल वैल्यू। तो देखो, पहले हम सीखते हैं फॉर्मेट, कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट था ना, वैसे इसका भी होता है फॉर्मेट। क्या क्या आता है देखो। यहाँ क्या आएगा? डिटेल। यहाँ पे आएगा टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर। सर आई एम स्टर्विंग अ लॉट ऑफ, फॉर दैट रीजन आई गोइंग टू हैव माय डिनर। भाई अगर तुम्हारे डिनर इंपॉर्टेंट तो डिनर कर लो। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ग्रॉस, वैसे मेरा क्लास लास्ट 10 तक होता है, तो 10 अब 10 बजा नहीं है अभी तक, तो मैं पूरा क्लास 10 तक ही लूंगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? जी
ए बी, ठीक है, इसका अमाउंट सब समझाऊंगा। जीएबी क्या होता है, लेस म्यूनिसिपल टैक्स, ये क्या होगा, लेस होगा, तो क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एन ए बी। याद रखना, ग्रॉस में कुछ लेस करते तो क्या मिलता है, नेट। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू दी है, इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। फिर लेस करेंगे, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहले डिडक्शन का नाम क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरे का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना, आपको इतना इजी लगेगा ना कि आपको सर इससे ये हम क्वेश्चन कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अब आप आंसर इसमें 2 मिनट में कर लोगे। बस ये फॉर्मेट लिखने में टाइम लगेगा, आंसर निकालने में 1 मिनट नहीं लगता, ठीक है। तो ये क्या दिए हैं, डिडक्शन दिए हैं। जैसे याद है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी में डिडक्शन दी थी 50,000 रुपए, वही सेम इसमें भी है, इसमें इसमें अलग है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसमें मिलेगा हमें, जो ये आएगा आंसर से बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इतना सा फॉर्मेट है। हमें क्या सीखना है पहले, हमें सीखना है जीएबी क्या होता है, इसे बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेक्शन, इसे क्या बोलते हैं सेक्शन, अरे यार सेक्शन क्या है ये, 23। म्यूनिसिपल टैक्स क्या होता है मैं आपको ये सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड, इसे कितनी डिडक्शन मिलेगी ये मैं आपको सिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब हम सिखाते हैं आपको जीएबी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट जी ए बी, ठीक है, जी ए बी। पहले मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये सब जो आपने लिखा है ये लर्न कराना होगा कोई फॉर्मेट। अरे क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन करेंगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। रटना वटना कुछ नहीं है, लर्न कुछ नहीं करना है। मैं आपको कोई लर्न नहीं करवाता कुछ भी, ठीक है, समझाता हूँ। देखो जीबी क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एक्चुअल एनुअल, या इसे बोलते हैं हम लोग एक्चुअल रेंट। बस फिर हमें क्या मिलेगा, जी ए बी। अब सुनो क्या है, सुनो, सुनो क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है। अब मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा, इसके पीछे ये सब क्यों लाया गया फॉर्मेट, क्योंकि मैंने क्या बोला, इंडियन लोग बहुत चालू होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। सर कैसे बताओ, देखो इधर, ये मेरा घर है कि नहीं, और ये कौन है, मेरा टीनेंट है। टीनेंट मतलब क्या होता है, किराएदार। कौन है, मिस्टर बी। तो मिस्टर ए इस घर का मालिक है, उसने बी को घर कितने में दिया, 10,000 रुपीज पर मंथ में दिया, ठीक है। यानी मिस्टर ए कितनी इनकम होती है महीने में, 10,000 रुपए मिलते हैं, साल में कितने मिलेंगे, 1,20,000। मिस्टर ए ने बी से बोला तुम मुझे 10,000 रुपए रेंट दोगे, बट इनकम टैक्स वाले आएंगे तो उनको कितना बोलोगे, उनको बोलोगे 5,000 रुपए। तो बी बोलता है हाँ सही है यार, ये मेरे घर का मालिक है, इसकी बात मान लेता हूँ, घर से निकालेगा नहीं। तो बी ए की बात में आ जाता है, कन्विंस हो जाता है। बी क्या बोलता है,
मैं आपको ऑनलाइन दूंगा 5,000 रुपए और 5,000 कैश दे दूंगा। टोटल कितना हो गया? 10,000। इससे क्या होगा? ऑनलाइन में इनकम टैक्स दिख जाएगा कि मिस्टर बी ए को 5,000 रुपए रेंट देता है। तो देखा जाए तो मिस्टर ए 5,000 रुपए की टैक्स चोरी कर रहा है। ठीक है, तो इस 5,000 को पकड़ने के लिए, ये जो टैक्स चोरी मिस्टर ए कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए ये लाया गया है फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट लाया गया? म्युनिसिपल वैल्यू। अब कौन बोल रहा है? इनकम टैक्स बोल रहा है मिस्टर ए को। ए कौन है? असेसी। भाई तू कितना भी रेंट ले, मुझे उससे मतलब नहीं है। पहले मुझे पता तुम्हारे घर की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। म्युनिसिपल क्या होती है सर? जब भी आप घर किसी के नाम करते हो या फिर घर खरीदने जाते हो, तो वहां पे आपके स्टैम्प पेपर में एक लिखी जाती है वैल्यू, उसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। यानी उस घर की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। समझ में आया कि नहीं आया? उसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। जब आप घर कोई खरीदने जाते हो ना, तो म्युनिसिपल वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों? जब आपने घर लिया होता है तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से लिखा होता है इस घर की इतनी वैल्यू है, बट हम उसको महंगे में बेचते हैं, आज की मार्केट वैल्यू में बेचते हैं। जो म्युनिसिपल वैल्यू कहाँ दी होती है? वो दी होती है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। आप जाओगे कभी ना, तो आप पूछ के आना कि मेरे घर की कितनी वैल्यू है, तो वहां पे लिखी होगी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। ठीक है, उसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। ये कहाँ मिलेगी आपको? गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेगी आपको। ठीक है, तो मैंने बोला तो मेरे घर की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। ठीक है, ये कौन कह रहा है? इनकम टैक्स। मिस्टर ए तुम बताओ तुम्हारे घर की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स वाले बोलेंगे ठीक है, अब मैं जाता हूं और चेक करता हूं कि तुम्हारे घर के पास और भी घर होंगे, तुम्हारे घर के पास जिस एरिया में तुम रहते हो उस एरिया में और भी घर होंगे। मैं वहां जाके पूछ के आता हूं कि उस वहां पे जो घर का रेंट का भाव कितना है। समझ में? कौन कह रहा है? इनकम टैक्स। मैं वहां जाऊंगा उस एरिया में घर कितने में रेंट उठता है, उसका मैं पूछ के आऊंगा रेट। उसे बोलते हैं फेयर रेंट। उसे क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। इसका मतलब ये फेयर रेंट है मार्केट में इतना। तो फेयर कितना है? 1,20,000 रुपए। समझ में आया? तो इनकम टैक्स ने बोला म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में ज्यादा होगा हम वो रेंट मानेंगे। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा है? 1 लाख की 1,20,000? 1,20,000। ठीक है, समझ में आया? अब सर ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, अब मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। अभी आप कभी वहां पे गए हो? स्टेशन गए हो कभी? स्टेशन के पास जितने भी घर बने हैं ना, वो किसी के नहीं है। वो किसके घर है? मतलब सॉरी, घर बोल रहा हूँ, स्टेशन के पास जितनी शॉप बनी है ना, उनका रेंट पता कितना है आपको? पता है? किसी का रेंट 100 रुपए है, किसी का रेंट 500 रुपए है, किसी का रेंट 1,000 रुपए है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से कब्जा किया उन्होंने, उसका ऑनर कोई है ही नहीं, उसका क्या है? कब्जा किया हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कंपनसेशन के लिए नॉमिनल सा रेंट देती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग कब्जा कर लेते हैं। अब सुनो कहानी क्या, सुनो मैं समझाता हूँ, सुनो। या मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो। सुनिए, आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। 1980 की बात है, 1980 की बात है। एक घर था, बहुत बड़ा घर था मेरा। मेरे दादाजी ने, किसके नाम पे घर था? मेरे दादाजी के नाम पे घर था, मेरे ग्रैंडफादर। बहुत ही सीधे सच्चे इंसान थे। उन्होंने एक फैमिली को रेंट पे घर दे दिया। 1980 में कितने में दिया था? 100 रुपए में पर मंथ। ठीक है, आज चल रहा है 1920, सॉरी सॉरी 2020। क्या चल रहा है? 2020। वो फैमिली आज तक सिर्फ 100 रुपए ही रेंट दे रही है। बताओ, मेरे दादाजी ने रेंट बढ़ाया नहीं। इतना प्रॉपर्टी था उनके पास, इतना पहले उन्होंने सोचा ही नहीं कि रेंट बढ़ाएं। उन्होंने सोचा इनकी हेल्प हो जाएगी, घर फालतू में बड़ा घर है, रह लेंगे, क्या दिक्कत है। आज 2020 है, इतनी महंगाई हो गई है कि मेरा खुद का जीना मुश्किल हो रहा है। मुझे क्या चाहिए? चाहिए पैसे। अब ये फैमिली क्या हो रही है? 50 साल से, कितने, 40 साल से रह रही है, ये घर छोड़ने को रेडी नहीं है। अब मैं उससे कह रहा हूँ भाई, आज का जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से रेंट दो। कितना है आज का मार्केट वैल्यू? 10,000 रुपए है। आप दे कितना रहे हो? सिर्फ 100 रुपए पर मंथ। कितनी नाइंसाफी है। तो ये बंदा जो मैं गांड फाड़ तो निकल लिए, मतलब इसके थे,
ठीक है। अब इस घर का मालिक मैं बन गया, मैं कहाँ गया, मैंने पहले इसको निकाला, तो निकाल नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, अगर टीनेंट आपका 5 साल या 10 साल से ज्यादा रुक जाता है आपके घर में, तो आप उसको निकाल नहीं सकते बिना उसकी परमिशन के। ठीक है, तो कोर्ट ने भी टीनेंट को क्या दिए, राइट्स दिए हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ गया, मैं कोर्ट गया। कहाँ गया, कोर्ट। कोर्ट में मैंने बोला जज साहब मेरे दादाजी ने इस फैमिली को रेंट पे घर दिया 100 रुपए पर मंथ, लेकिन आज ये फैमिली उतने ही रेंट पे कर रही है। कितनी महंगाई बढ़ गई, उस टाइम आलू 1 रुपए किलो हुआ करता था, आज आलू 50 रुपए किलो हो गया है, लेकिन मुझे रेंट कितना मिल रहा है, सिर्फ 100 रुपए मिल रहा है। तो मेरे साथ क्या हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। तो जज साहब ने बोला हाँ यार ये तो बात गलत है, ये 100 रुपए तो 1980 के हिसाब से थे ना, आज तो 2020 है, इसको रेंट तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो जज साहब ने क्या बोला कि वो इसको बोला, गवर्नमेंट को बोला कि आप क्या करो, एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाओ। जिन जिन लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है वो लोग कहाँ जाएंगे, रेंट कंट्रोल एक्ट में जाएंगे। सर वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्ट बनाया गया है, क्या दिया गया है, उस एक्ट में दिया गया है इस एरिया का, जिस एरिया में जिनके घर हैं जिनको कम रेंट मिल रहा है, इस एरिया में कम से कम इतना रेंट मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। सर ये कहाँ पे दिया होता है, ये रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया होता है। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि इस बंदे को कम से कम 8,000 रुपए रेंट मिलना चाहिए, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। भले मार्केट रेट कितना है, 10,000 रुपए है, लेकिन रेंट कंट्रोल ने क्या बोला, कम से कम आप इसको 8,000 रुपए रेंट पे करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ये किसने दिया, रेंट कंट्रोल एक्ट ने दिया है। किसी के साथ क्या ना हो, नाइंसाफी ना हो, ये भी खुश रहेंगे और ये भी खुश रहेगा, क्योंकि इसको घर का एक्चुअल रेंट मिल रहा है। पता हो ना, 100 रुपए रेंट मिल रहा होता 2020 में, घर कितना, घर बहुत बड़ा दिया है रेंट पे। तो ये नाइंसाफी हुई नहीं हुई मेरे साथ, इसलिए कोर्ट ने क्या बोला कि मेरे साथ नाइंसाफी ना हो, उसको रीजनेबल रेंट मिले, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। समझ में आ गया अच्छे से क्यों लाया गया, ताकि किसी ऑनर के साथ नाइंसाफी ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। कहाँ पे दिया है, रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया है। ठीक है, याद है ना, समझ में आ गया नहीं आ गया अच्छे से, चलो ठीक है। पहले सुनो, मैं था इनकम टैक्स, मैं इनकम टैक्स हूँ, मैं बोलता हूँ बताओ आशीषी, तुम्हारे घर की म्युनिसिपल कितनी है, 1 लाख रुपए। तुम्हारे घर के पास, मैं जाऊंगा उसके एरिया में, मैं पूछूंगा भाई कितना इसका फेयर रेंट है, तो वो लोग बोलेंगे, जो उसके आस पड़ोसी होंगे ना, वो मुझे बोलेंगे सर यहाँ पे रेंट कम से कम 1,20,000 रुपए साल का होता है। तो 1,20,000 क्या है, फेयर रेंट। मतलब इतना रेंट तो चल रहा है मार्केट में, उसे बोलते हैं फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों क्या लेना है, इन दोनों का लेना है हायर। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी है वो कहाँ पे है, वो रेंट कंट्रोल एक्ट में आती है, तो उसमें क्या दिया होगा, स्टैंडर्ड रेंट। कितना दिया है, 80,000 रुपए। तो इन दोनों क्या लेना है, लोअर लेना है। इन दोनों क्या लेना, लोअर क्या होगा इन दोनों का, 80,000 रुपए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हल्के हल्के समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनो फिर से आ जाओ। म्युनिसिपल वैल्यू फ्रंट क्या लेना है, हायर। तो हायर क्या आया, 1,20,000। अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, तो क्या लोगे दोनों का, लोअर। लोअर क्या आ गया, 80,000। इससे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इनकम टैक्स कह रहा है कम से कम आपके घर का इतना रेंट तो होना चाहिए। कौन कह रहा है, इनकम टैक्स। इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर हूं मैं बोल रहा हूं इतना तो एक्सपेक्ट है कि आपके घर का 80,000 रेंट होगा। अब ये बोलेगा सर मेरे घर का रेंट तो कितना है, 1 लाख रुपए है, तो मैं बोलूंगा ये अतिथि झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। क्यों, क्योंकि जो मैंने रेंट निकाला है इनकम टैक्स ने, उससे ज्यादा है इसका रेंट, तो ये अच्छा है। तो दोनों क्या ले लेंगे, हायर। कितना, 1 लाख। तो 1 लाख मेरा क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसे बोलते हैं जीएबी। अभी रुक जाओ, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन एक बार और। ठीक है, क्या करना है, हायर लोअर हायर। किसका हायर लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का। क्या लेना है, हायर। फेयर रेंट जो भी आंसर आएगा उसका, और स्टैंडर्ड रेंट क्या लेना है, लोअर। जो हमारा एक्सपेक्टेंट आएगा, और एनुअल रेंट जो उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल रेंट, जो किसको मिला है, एसएससी को मिला है, उसका क्या लेना है, उसका लेना लोअर, सॉरी उसका लेना हायर, सॉरी। तो हायर लोअर हायर।
अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, फिर ट्राई करते हो। देखो 1 लाख और 1,20,000 क्या लोगे? हायर। 1,20,000। स्टैंडर्ड कितना दिया? 80,000। तो क्या लो दोनों में से? लोअर। लोअर कितना है? 80,000। फिर एक्चुअल कितना दिया है? 1 लाख। फिर दोनों क्या लोगे? हायर 1 लाख। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं, अब मैं लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में। म्युनिसिपल वैल्यू दी है 2 लाख रुपए, फेयर रेंट दिया है 2,50,000 रुपए, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 3 लाख रुपए, एक्चुअल रेंट दिया है 2 लाख रुपए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया होगा, चलो निकालते हैं आंसर। देखो म्युनिसिपल, ये मेरा क्या है? आंसर है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है? 2 लाख। ठीक है, और फेयर रेंट कितना दिया है? 2,50,000। बताओ इन दोनों क्या लेंगे? इन दोनों का लेंगे हायर। बताओ कौन बड़ा है दोनों में से? फेयर रेंट बड़ा है, तो कितना आएगा आंसर? 2.5 लाख। फिर स्टैंडर्ड रेंट दिया है, कितना दिया है? 3 लाख। बताओ इसका हायर, तो इन दोनों क्या होगा? इन दोनों का होगा लोअर। तो दोनों में लोअर क्या है? 2.5 लाख। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ये कौन करता है? इनकम टैक्स ऑफिसर करते हैं। उसके बाद कितना रेंट मिला उसको एक्चुअल में? जो उसने इनकम टैक्स बताया है, कितना बताया? उसने बोला सर मुझे 2 लाख रेंट मिलता है। अब बताओ इसको रेंट कितना मिला? 2 लाख। जो इनकम टैक्स ने निकाला कितना निकाला? 2.5 लाख। इसको कितना मिला रेंट? 2 लाख। बताओ ये झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? ये झूठ बोल रहा है, यानी इसको रेंट ज्यादा मिल रहा होगा, ये झूठ बोल रहा है। इसलिए इन दोनों क्या लेंगे? हायर। तो क्या आएगा? 2.5 लाख। समझ में आया? तो ये 2.5 लाख क्या हो गया? GAV। क्या करना है? इन दोनों का हायर, फिर इन दोनों का लोअर, फिर इन दोनों का हायर, हायर लोअर हायर, इससे आपको क्या मिल जाएगा? GAV। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और करें? एक क्वेश्चन आप करोगे? मैं दूं क्या? बोलो। अगर आपके आंसर राइट आ गए तो यानी आपको समझ में आ गया। अगर आपके आंसर रॉन्ग आए तो फिर समझाऊंगा दोबारा से। फिर दूं मैं आंसर? क्वेश्चन है, करोगे आप लोग? देखो म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपए, फेयर रेंट है 1,50,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,80,000, एक्चुअल रेंट है 2 lakhs, नहीं 2,20,000। प्लीज GAV निकालो। सब लोग आंसर दो फटाक से। सना का आंसर आया 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 सना का आंसर आया। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक कर लेता हूँ। सुनील का आंसर 2 लाख आया, 2,20,000, सॉरी हाँ 2,20,000। ओके, सब लोग आंसर दो तो ही मैं क्लास एंड करूंगा। सबके आंसर राइट आने चाहिए। सना खान, आरती, यानी सबको समझ में आ गया। ठीक है, बस एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, बस उसके बाद क्लास में एंड करता हूँ प्लीज। हाँ, सबके आंसर राइट आ गए। सलोनी तुम्हारा आंसर नहीं आया? सलोनी तुम्हारा आंसर नहीं आया है? ओके गुड। देखो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, प्लीज करना। म्युनिसिपल वैल्यू 5 lakhs, फेयर रेंट 3 lakhs, स्टैंडर्ड रेंट
नील। एक्चुअल रेंट रिसीव 6 lakhs। अब निकालो आंसर, अब ये भी निकालो। इस घर का स्टैंडर्ड नहीं दिया, इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता। ओ माय गॉड, एक दो लोगों ने लॉजिक ढूंढ लिया है। तुम लोग डायरेक्टली तो आंसर नहीं दे रहे हो ना, सब करके देखो। इतना जल्दी आंसर कैसे दे रहे हो आप लोग? पूरा करो। आई नो आपको आइडिया आ गया, बट फिर से मतलब पूरा करो अच्छे से, बैक फॉर्मेट से करो। चलो और बताओ, दो लोग के आंसर आ गए। अक्षय का भी 6 लाख आ गया। मृणाली का भी 6 लाख आ गया, वेरी गुड। सलोनी, आरती, दीपिका। दीपिका का आंसर आ गया। आरती और सलोनी आंसर आ गया, आरती तुम्हारा आंसर नहीं आया। आ गया, ठीक है। कैसे आया एक बार देख लो किसी ने कॉपी किया तो उनके लिए देख लो एक बार। देखो, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 6 lakhs। फेयर कितना है? 3 lakhs। बताओ दोनों क्या लेना है? हायर। कितना हायर आएगा? 6 लाख। ये हमें लेना है हायर। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है? 0। तो क्या लेना है इसका? 6 लाख ही लेना है। लोअर मतलब 0 मत ले लेना, ठीक है? 6 लाख ही आएगा। और जब दिए ही नहीं तो क्या करेंगे? 6 लाख ही तो मानेंगे ना। 0 आपको लोअर लेना है, लोअर 0 है, अरे 0 नहीं, नील है वो। तो 6 लाख ही आएगा। इसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है? कैसे आया? लोअर नहीं लेना है, लोअर तब लेना है जब अमाउंट दिया हो। जब अमाउंट नहीं दिया है तो यही ले लेना है, 6 लाख रुपए। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव कितना उसको मिला? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। 5 लाख है, 5 लाख है, सॉरी सॉरी, 5 lakhs है। ये 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है? 6 lakhs। बताओ इन दोनों में हायर कौन है? एक्चुअल रेंट तो क्या आएगा? 6 लाख रुपए। जी भी, बस यही करना है आपको एग्जाम में। इसके हैं 8 मार्क्स, 8 मार्क्स कुछ भी नहीं एग्जाम में आएगा, 8 मार्क्स यही आएगा, ठीक है? मतलब आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतनी करते हैं, क्लास बहुत लंबा खींच गया है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। हमने आपको जीएबी निकालना सिखा दिया, कल आपको सिखाएंगे म्युनिसिपल टैक्स निकालना, फिर आपको सिखाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, फिर आपको सिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल क्या होती है। फिर चैप्टर खत्म, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट।